गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सारे लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। थोड़ा सा लेट हो गया इस वीडियो को शूट करने में, लेकिन चलिए, कोई बात नहीं। आज जो हम देखने वाले हैं वो देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग सी का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से बेसिक प्रोग्रामिंग करते हैं सी का। पिछला वीडियो तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो था, लेकिन इसमें हम लोग रियल प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे। प्रोग्रामिंग करने से पहले आप लोग इस बात का ध्यान दें कि आपके पास अभी क्या कुछ है। अगर आप डेस्कटॉप पर वीडियो देख रहे हैं तो ये अच्छी बात है। अगर मोबाइल पे देख रहे हैं तो आपको डेस्कटॉप पर आना पड़ेगा, क्योंकि आप जो प्रोग्राम राइट करेंगे, लिखेंगे, वो तो आपको डेस्कटॉप पर ही लिखना पड़ेगा। मोबाइल पे तो लिखेंगे नहीं आप इसको। आपके पास अभी एक कॉपी होना चाहिए, एक नोटबुक रखिए और एक पेन रखिए, ताकि जो भी थियोरेटिकल एस्पेक्ट हो आप उसको राइट डाउन कर सकें, ताकि जब कभी आप प्रोग्राम लिखने शुरू करें तो आप अपने लिखे हुए नोट्स से कुछ रेफरेंस ले सकें। जो कुछ भी हम लिखते हैं उसको कोडिंग करना कहते हैं, तो इस बात को याद रखिएगा कि जो कुछ भी हम लोग लिखते हैं उसे कोडिंग करना कहते हैं। और कोडिंग को हम लोग कोडिंग करने के बाद हमें उस कोडिंग को कंपाइल करना पड़ता है। तो दो चीजें हम आपके सामने ला रहे हैं, नया दो टर्मिनोलॉजीज। एक है कंपाइल करना, पहला है कोडिंग करना और दूसरा है कंपाइल करना। तो कंपाइल करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम होता है कंपाइलर। क्योंकि जो कुछ भी आप लिखते हैं वो असल में जो प्रोग्राम आप लिख रहे हैं वो एक तरह से इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को दे रहे हैं आप। लेकिन कंप्यूटर आपके इस इंस्ट्रक्शन को नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि आपका लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश में है और कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 के लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है। तो कंपाइलर उसको दूसरे लैंग्वेज के अंदर ट्रांसफॉर्म करेगा और जिससे कंप्यूटर उसको समझ सके। ठीक है, तो आपको एक कंपाइलर की जरूरत होगी जहां पर आप कोडिंग करेंगे और फिर उसे कंपाइल करेंगे। और कई तरह के कंपाइलर इंटरनेट पर मौजूद हैं। आप चाहे तो इंटरनेट पर बहुत सारा के कंपाइलर का यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो कंपाइलर है वो है कोड ब्लॉक्स। तो आप इंटरनेट पर कोड ब्लॉक्स को इंटरनेट से कोड ब्लॉक्स को आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, जब आप इंस्टॉल कर लेंगे या अगर आपको इंस्टॉलेशन में या डाउनलोडिंग में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा कमेंट के माध्यम से। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हम आपको बता देंगे एक पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, किस तरीके से आपको वो डाउनलोड करना है या फाइल कहाँ आपको मिलेगा। वैसे आप सिंपली लिखेंगे गूगल पर कोड ब्लॉक्स तो आपको मिल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। जब एक बार आप इंस्टॉल कर लें तो यहाँ आप कोड ब्लॉक्स को ओपन कर दें। अभी मेरे सिस्टम पर कोड ब्लॉक्स ओपन हो रहा है, आप इसे देख लीजिए। ये 4 कलर में, ये तकरीबन जो विंडोज के अंदर कलर आते हैं वही कलर है। तो यहाँ देख लीजिए, जैसे ही आपके पास कोड ब्लॉक्स ओपन हो जाएगा तो आप फाइल मेनू में जाइए यहाँ पर, और यहाँ पे एक न्यू है। न्यू के अंदर प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट के अंदर आइए और यहाँ पर बहुत सारे आइकॉन्स दिख रहे हैं, लेकिन आप इधर उधर ध्यान मत दिया कीजिए, भटक जाइएगा। वरना आपको सिर्फ एक ही आइकॉन पर ध्यान देना है, वो है कंसोल एप्लीकेशन। पहले ही लाइन में मिल जाएगा आपको, चौथे नंबर पर, और यहाँ से बस गो। अंदर में 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आपको कहा जा रहा है कि कौन सा लैंग्वेज आप चूज करने हैं। तो अभी हम लोग सी के लिए इस्तेमाल करना जा रहे हैं ना, तो सी पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइटल है, तो एक प्रोजेक्ट का टाइटल आप अपने मर्जी से कोई नाम दे दें। मैं यहाँ पर ट्यूटोरियल नाम दे दे रहा हूँ, आपको जो मर्जी हो वो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगला जो ऑप्शन है, यहाँ से आप लोकेशन को डिफाइन करेंगे कि जो कुछ भी आप प्रोग्राम यहाँ करेंगे वो कहाँ जाके सेव होगा, आपका लिखा हुआ कोडिंग कहाँ सेव होगा। तो ये हम ई ड्राइव में मैंने इसको सेव कर रखा है। ई ड्राइव के अंदर जो भी प्रोजेक्ट टाइटल आप देंगे उसके नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा और सारे फाइल वहीं जाके सेव होंगी। ठीक है, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कीजिए और यहाँ से फिनिश कर दीजिए, आपका काम हो गया। अब यहाँ पर ट्यूटोरियल में देखिए सोर्सेज है, यहाँ देख सकते हैं बाएं तरफ में जो पैनल बना हुआ है, यह आपने जो भी लिखा था वो है नाम, प्रोजेक्ट का नाम है, और नीचे में सोर्सेज नाम का एक फोल्डर है। यहाँ पे जो प्लस का निशान है इस पर क्लिक कीजिएगा तो एक फाइल है, main.c के नाम से एक फाइल है। जो भी हम जो प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे ही आप कोड ब्लॉक को इंस्टॉल करिएगा तो एक प्रोग्राम आपके पास पहले से ही लिखा रहेगा। तो मैं उसी प्रोग्राम के माध्यम से आपको सिखा दे रहा हूँ जो बेसिक फंडामेंटल है सी का। और आगे जैसे जैसे हम लोग न्यू न्यू वीडियोस को लाएंगे तो वैसे वैसे न्यू न्यू प्रोग्राम लाएंगे तो वो पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, लेकिन ये प्रोग्राम लिखा हुआ है तो यह आसानी है, इसके लिए मैंने आपको दे देता हूँ। 9 लाइन का प्रोग्राम लिखा हुआ है और इस 9 लाइन के प्रोग्राम में आपको कुछ लाइन जो है वो मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं इसे थोड़ा लार्ज कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो।
क्योंकि मेरी तमन्ना है कि मैं आपकी फिक्र करूं, इसलिए तो मैं इस लाइन को फिलहाल डिलीट कर दे रहा हूं। इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे ज़रूरत आएगी बताएंगे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम चीज़ अभी आपको सामने में रखें ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाएं और धीरे धीरे करके हम आपको बढ़ाएं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं 7 लाइन का लिखा हुआ है, हर लाइन लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7। तो ये सब लाइन बस इंडिकेशन लाइन है, ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। आपको 1 2 3 4 कुछ लिखना नहीं है, वो जैसे जैसे आप जाइएगा लाइन पर तो वो आता रहेगा, लाइन खुद ब खुद काउंट होता रहेगा, तो उसको आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऊपर में देखते हैं कि अगर अभी जो सामने है वो तो बिल्कुल यूं ही आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कुछ लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, ये बिल्कुल काला अक्षर भैंस बराबर जिसको हम लोग बोलते हैं बड़ा ठेठ जुबान में, वही चीज है। लेकिन यहाँ पर कई कलर्स में लिखे हुए हैं, कलर भी कोई मायने नहीं रखता है, ये कोड ब्लॉक्स ने सिर्फ कलर दे रखे हैं। कलरिंग कोई मायने नहीं रखता है, आप जैसे चाहे वैसे लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप कलर पर ध्यान मत दीजिए कि अभी कलर ये था वो कैसे हो गया, ये कुछ भी ये कोई मायने नहीं रखता है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू लाइन हम लोग लाइन नंबर 2 से शुरू करते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा लाइन नंबर 1 से शुरू करूं, लाइन नंबर 2 से शुरू कर रहे हैं। तो जैसे ही आप सी के अंदर प्रोग्राम लिखना शुरू कीजिएगा तो आपको सबसे पहले एक मेन फंक्शन लिखना पड़ेगा। मेन फंक्शन, यहीं से प्रोग्राम इनिशिएट होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा हमेशा। और नहीं हो तो अपने कॉपी पर लिख लीजिए कि अगर मेन फंक्शन नहीं होगा तो प्रोग्राम आपका एक्सिक्यूट नहीं कर सकता, रन नहीं करेगा, इनिशिएट नहीं करेगा, चलेगा नहीं। तो आपका सबसे पहला जो जरूरी चीज है, वो क्या कहते हैं कि बर्थडे मनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज होता है? आपको लगता होगा केक या कोई भी और ऐसा चीज, मुझे लगता है बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बस वो वही समझ लीजिए, ये मेन जो फंक्शन है, ये जो मेन फंक्शन है ये होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहां से प्रोग्राम इनिशिएट करते हैं। इंट का मतलब है इंटीजर, आपने मैथ में पढ़ा होगा इंटीजर के बारे में, है ना? तो वही इंटीजर है, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है INT, इंट। तो आप इसको लॉन्ग मत कर देना, क्योंकि यहाँ जो जितनी भी चीजें हैं उसका अपना एक अलग मतलब होता है। तो आप अपने हिसाब से कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो अभी कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं करना है, जब तक हम लोग इस चीज के लिए थोड़ा सुटेबल नहीं हो जाए, हमारा दिमाग अडेप्टिव नहीं हो जाए, तब तक हम लोग जैसे भी सिखाया जा रहा है वैसे सीखना है। तो लिखना है सिंपली INT मेन, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करना है, फिर बंद कर देना है। ठीक है, ये जो ब्रैकेट है, छोटी वाली ब्रैकेट, इसको हम लोग पैरेंथेसिस बोलते हैं, इसको हम लोग पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो ये ओपन पैरेंथेसिस हुआ और ये क्लोज पैरेंथेसिस हुआ। ठीक है, तो यहां से हमने प्रोग्राम लिखना इनिशिएट किया, मतलब इनिशिएट किया है, अभी प्रोग्राम लिखा नहीं है। तो मेन फंक्शन हमने जैसे डिफाइन किया, उसके बाद जैसे प्रोग्राम लिखने जाएंगे तो प्रोग्राम हमेशा कर्ली ब्रेसेस में लिखाता है। ये जो मंझली ब्रैकेट जिसको हम बोलते आए हैं, ये असल में कर्ली ब्रेसेस कहलाता है। ठीक है, कर्ली ब्रेस, तो ये ओपन कर्ली ब्रेस है, और ये जो नीचे वाला ब्रेस है ये क्लोजिंग कर्ली ब्रेस है। ठीक है, तो हम जो प्रोग्राम लिखेंगे वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। ये अभी हमने 2 लाइन का प्रोग्राम लिखा है, वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा है। अगर हम कर्ली ब्रेस नहीं लिखेंगे तो प्रोग्राम मेरा कंप्लीट नहीं होगा। अगर हमने इतना छोड़ दिया है तो ये कभी रन ही नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें जैसे ही प्रोग्राम मेरा कंप्लीट हो जाए तो हम लास्ट में कर्ली ब्रेस के साथ इसको बंद कर दें। ठीक है, तो जहां कहीं पर भी कर्ली ब्रेस ऑन होगा वहां पर उसको बंद होना भी जरूरी है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये हमेशा जोड़ा में रहेगा बाबू, या जोड़ी बोल दीजिए, आपको जैसा आप भाषा यूज करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यहां तक तो हम लोग सीख गए। तीसरा लाइन में लिखा हुआ प्रिंट एफ, और उसके बाद अंदर में कुछ नहीं है, अभी मैंने उसे मिटा दिया। तो प्रिंट एफ का मतलब क्या है? प्रिंट एफ एक फंक्शन है, जैसे एक यहाँ पे एक फंक्शन है मेन, वो फंक्शन नहीं जिसके बारे में आप लोग घर में बड़ा चर्चा करते रहते हैं, है ना, कि आज बर्थडे का फंक्शन है, आज मैरिज एनिवर्सरी का फंक्शन है, या आज मैरिज फंक्शन है, या ऐसा कुछ भी। तो वो सारे फंक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे। फंक्शन का मतलब है कि इससे क्या होगा, जैसे मेन से तो इनिशिएट होगा, तो इससे क्या होगा। जैसे आप कहते हैं ना मोबाइल के अंदर बने इतने 50 तरह के फंक्शन है, तो कौन कौन सा फंक्शन है, तो कौन कौन सा काम करेगा, कौन कौन सा काम आसानी के लिए होगा, इस बात को समझ रहे हैं ना। तो प्रिंट एफ एक फंक्शन है, और फंक्शन का इस्तेमाल होगा, कुछ ना कुछ काम होगा। तो क्या काम होगा, प्रिंट एफ का क्या काम है? तो हम इस बात को देखें कि प्रिंट एफ जो फंक्शन है, हम यहां लिख दे रहे हैं, आप इसे कॉपी पर नोट कर लीजिए कि प्रिंट एफ इज अ फंक्शन यूज्ड टू डिस्प्ले मैसेज। ठीक है, आप स्क्रीन पर अगर किसी तरह का मैसेज को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो जो मैसेज को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं उसके लिए आपको प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा, और जो फंक्शन होगा वो हमेशा
ये पैरेंथेसिस उसके साथ लगा रहेगा, फंक्शन के साथ हमेशा एक पैरेंथेसिस लगा रहता है, ठीक है। और इसी पैरेंथेसिस के अंदर आप किसी तरह का आर्ग्यूमेंट डिफाइन करते हैं, आर्ग्यूमेंट कुछ भी ABCD, वो हम लोग देखेंगे आगे। अभी मेन के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, आगे हम लोग देखेंगे, अभी इसकी जरूरत भी नहीं है आर्ग्यूमेंट को रन कराने की, चलाने की, ठीक है। तो प्रिंट एफ का क्या काम है कि किसी तरह प्रिंट एफ जो एक फंक्शन है, किस काम के लिए, किस काम का फंक्शन है, मैसेज डिस्प्ले करने का। तो कौन सा मैसेज डिस्प्ले करेंगे, जिसको हम इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। इस पैरेंथेसिस के अंदर जो कुछ हम लिखेंगे वो मैसेज डिस्प्ले होगा। लोग कैसे लिखेंगे, अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं अभी दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, तो ये क्या रन कर जाएगा? नहीं। इसका एक तरीका है, वो ये तरीका है कि जो कुछ भी आपको डिस्प्ले करवाना है, आप उस डिस्प्ले करवाने वाली चीज को कोट करके लिखेंगे, डबल कोट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। कोट कीजिए, तो जैसे हमने यहाँ कोट कर दिया, अब यहाँ पे लिखे दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में फिर एक कोट कर दिया, तो ये तो ऑटोमेटिक आ गया, तो ये अच्छी बात है। तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे ही कोई मैसेज को अगर आप चाहते हैं कि प्रिंट कराएं, तो प्रिंट कराने के लिए आपको उस मैसेज को प्रिंटफ के दोनों पैरेंथेसिस के बीच में लिखना पड़ेगा और डबल कोट दे करके लिखना पड़ेगा, अदरवाइज प्रिंट नहीं हो पाएगा, तो फिर बड़ा मुश्किल है, फिर क्या काम का प्रिंटफ, ठीक है। और रिटर्न 0 जो है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस बाद में करेंगे, लेकिन अगर आप इसको नहीं देंगे तो एरर आना वार्निंग आ जाएगा और ये आपके लिए मुश्किल है। तो जैसे ही आप पूरा प्रोग्राम लिखते हैं और पूरे प्रोग्राम को लिखने के बाद जब आप इसे रन करेंगे, तो आपके ध्यान में सबसे पहली बात जो होनी चाहिए वो ये होना चाहिए कि कोई भी तरह का एरर या कोई भी तरह का वार्निंग आपके सामने नहीं आए। अगर एरर या वार्निंग आता है, इसका मतलब कि पूरे प्रोग्राम में कहीं ना कहीं पर कोई त्रुटि है, ठीक है। तो एरर या वार्निंग नहीं आना चाहिए। एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूं यहां पर कि ये जो ऊपर में लिखा हुआ है include stdio.h, ये क्या है? .h का एक छोटा सा फाइल है stdio.h। ये क्या है? देखिए, जितने तरह के भी फंक्शन आपके अंदर हैं, जो जैसे ही रन करेगा तो रन करने से पहले ये चेक करेगा कि क्या इसको रन करने की का परमिशन है या नहीं है, इसे कैसे माना जाए कि ये फंक्शन काम करेगा या नहीं करेगा। तो हर फंक्शन, हर तरह का फंक्शन, चाहे वो मेन फंक्शन हो, प्रिंट ऑफ फंक्शन हो, आगे बहुत सारे फंक्शन आएंगे, स्कैन ऑफ फंक्शन आएंगे, बहुत सारे फंक्शन आएंगे, तो वो सारा फंक्शन किसी ना किसी हेडर फाइल के अंदर इंक्लूड होता है। उसका डिस्क्रिप्शन जो होता है, उसका जो वर्णन होता है, वो किसी न किसी तरह के हेडर फाइल में इंक्लूड होता है, ठीक है। तो उस फंक्शन को प्रॉपर्ली रन कराने के लिए हम अपने प्रोग्राम के अंदर उस हेडर फाइल को, जिसके अंदर वो फंक्शन मौजूद है, उसको इंक्लूड करेंगे। तो printf और मेन फंक्शन जो होता है वो stdio.h के अंदर होता है, ठीक है। तो जब इसके अंदर होगा तो जरूरी है कि हम इसको क्या करें, पहले इंक्लूड करें, इसलिए हमने यहां लिखा है #include स्पेस देके stdio.h, ठीक है। तो आप यहां पर stdio.h जो है, ये क्या है? std मीन्स स्टैंडर्ड, ओके, एंड io मीन्स इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। तो printf को अगर रन कराना चाहते हैं तो ये इसको इंक्लूड जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो काम आप लेना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर से, जिस तरह का फंक्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस फंक्शन को के हेडर फाइल को पहले इंक्लूड कर लीजिए। दूसरा काम, मेन फंक्शन डिफाइन कीजिए। तीसरा काम, कर्ली ब्रेसेस ओपन कीजिए और फिर आप क्या करिए, प्रोग्राम लिखिए और कर्ली ब्रेसेस को बंद कीजिए। ये हो गया आपका प्रोग्राम। इतनी सारे चीजों के अंदर हम देख रहे हैं कि ये जो हम लिख रहे हैं, ये बड़ा मिटा हुआ लिख रहा है, लगता है जैसे कोई बीमार आदमी है, सोया हुआ है ना। तो ये क्या है? इसको हम लोग कहते हैं ये कमेंट है। क्या है ये कमेंट है। दिस इज अ कमेंट लाइन, दिस इज अ कमेंट लाइन। कमेंट लाइन का क्या मतलब है कि जैसे ही आप प्रोग्राम को लिख लीजिए पूरा, और इस तरह का बीच बीच में जो कमेंट किए हुए हैं, ये पहली बात तो ये है कि ये समझाने के लिए दिया जाता है। इसको रीड नहीं करता है कोई भी कंपाइलर, इसको छोड़ देता है, इग्नोर कर देता है, बोले ये मेरे काम का चीज नहीं है। जैसे ऊपर वाले को रीड किया, फिर इसको रीड किया, इन दोनों लाइन को छोड़ दिया, क्योंकि ये कमेंट है, सिर्फ ये बताने के लिए कि ऊपर वाला किस काम के लिए, नीचे वाले किस काम के लिए, ये किस काम के लिए, ये किस काम के लिए। तो होता क्या है कि बहुत सारे लोग मिल करके एक प्रोग्राम को लिखते हैं। अभी तो 9 लाइन का प्रोग्राम है, कोई प्रोग्राम ऐसा होता है जो 1000 लाइन का प्रोग्राम होता है, तो थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा में बांट लेते हैं और कुछ लोग मिलकर लिखते हैं। तो बाकी 4 लोग 5 लोग जो मिलकर लिख रहे हैं, तो सारे लोग एक दूसरे का समझ जाएं कि क्या लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग वहां पे कमेंट देते रहते हैं। तो इस कमेंट को इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस कमेंट से कोई खास मतलब नहीं है, इसको हम भी हटा देते हैं। कमेंट लिखने के लिए सिंपली 2 बार स्लैश लगाइए और जो कुछ भी लिख दीजिए, तो वो एक कमेंट है एक तरीके से, ठीक है।
अब देखिए कि हम इसको किस तरीके से रन कराएंगे। तो रन कराने के लिए आपके पास दो काम है। सबसे पहले आप क्या करें कि बिल्ड कर लें। दो काम है, पहला काम है टू बिल्ड एंड द सेकंड काम है टू रन। इस प्रोग्राम को रन करने के लिए पहले आपको बिल्ड करना होगा और उस बिल्डिंग में चेक करना होगा कि इस प्रोग्राम के अंदर किसी तरह का कोई एरर या किसी तरह का कोई वार्निंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। प्रोग्राम को बिल्ड करने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं येलो रंग का एक बना हुआ है, यहाँ से क्लिक करें और यहाँ पर चेक करें। यस, 0 एरर्स, 0 वार्निंग, 0 मिनट्स, 0 सेकंड्स। इसको बिल्ड करने में, इस 9, 10 लाइन, 11 लाइन के प्रोग्राम को बिल्ड करने में कोई मिनट नहीं लगा, कोई सेकंड नहीं लगा। और ये जो लिखा हुआ है आपका प्रोग्राम, इसके अंदर किसी तरह का कोई एरर या वार्निंग नहीं है। आगे जब हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे तो कुछ एरर और वार्निंग जानबूझकर दिखाएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए कि अगर कहीं पर आप गलती से गिर जाते हैं तो उठने का क्या रास्ता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम आपको दौड़ा देंगे, सिर्फ सही सही प्रोग्राम बनाएंगे, गलती प्रोग्राम भी बनाएंगे जानबूझ करके। और कभी कभी गलती से भी गलती प्रोग्राम बन जाता है, जो कि प्रोग्रामिंग है, थोड़ा कम्प्लेक्स भी होता है। ऑनेस्टली मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसलिए, ठीक है। तो यहां हमने बिल्ड कर लिया और कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं, इसलिए अब हम इसे रन भी करेंगे। तो रन करने का ये बटन है, देखिए यहां से हमने रन किया और यहां पर एक मैसेज पॉप करता है, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम। आगे जो 2 लाइन का मैसेज है ये आपके काम का मैसेज नहीं है। इसमें लिखा हुआ प्रोसेस रिटर्न 0 0 into 0, मतलब किसी तरह का कोई एरर नहीं, किसी तरह का कोई वार्निंग नहीं। मतलब ये पूरा नीट एंड क्लीन प्रोग्राम बनाया हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे तक कोई त्रुटि नहीं। भारत स्वच्छता अभियान जो अभी लोग चल रहे हैं तो बड़ा स्वच्छ प्रोग्राम बना है ये भी। और उसके आगे एक्सक्यूशन टाइम है 0.026 सेकंड्स, ठीक है। तो ये हुआ एक तरीका कि आप किस तरीके से मैसेज को डिस्प्ले करेंगे। आइए, अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है, भाग कहां रहे हैं, अभी रुकिए यहीं पर। दूसरा लाइन लिखते हैं, एक और लाइन लिखते हैं, प्रिंट एफ, दोबारा दूसरा मैसेज करेंगे, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, दिस इज माय सेकंड लाइन, राइट। लेकिन और यहां से फिर टर्मिनेट करेंगे, टर्मिनेट करना भी जरूरी है। तो टर्मिनेट कर दिया मैंने इसे। तो अब जो रन करेंगे तो यहां पर दिस इज माय सेकंड लाइन रन नहीं हुआ। क्यों रन नहीं हुआ? क्योंकि हमने प्रोग्राम के अंदर कुछ चेंजिंग लाया है और चेंजिंग लाने के बाद इसको बिल्ड नहीं किया दोबारा। तो चलो हम इसे पहले बिल्ड कर देते हैं और फिर से कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं, और अब इसे रन करते हैं। तो रन किया तो देखिए दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम और दिस इज सेकंड लाइन। तो सेकंड लाइन होना चाहिए था, ये फर्स्ट लाइन में क्यों चला गया? ये क्वेश्चन आ गया। ओह, फर्स्ट लाइन में क्यों चला गया? तो क्या करना है इसको, क्योंकि फर्स्ट लाइन में इसलिए चला गया क्योंकि आपने ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं लिखा है कि अब जो मैसेज हो वो सेकंड लाइन में जाए या लाइन छोड़ के जाए। तो इसके लिए आपको एक मैसेज देना पड़ेगा, किसी तरह कोडिंग करना पड़ेगा। क्या करते हैं हम, चलिए इसको सबको नोट करते जाइए। मैं लिख रहा हूं, \n is used to create a new line। इस बात को याद रहे। ऐसा मत सोचिएगा यहां से आपने नीचे लेके चले गए तो बस नीचे हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप 4 लाइन भी इंटर मार दीजिएगा तो ऐसा नहीं है कि 4 लाइन छोड़ करके वो प्रिंट करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। बीच में कोई कमांड है, बीच में कोई प्रोग्राम है, नहीं है ना। तो जब प्रोग्राम नहीं है तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन ही नहीं गया, तो इंस्ट्रक्शन ना जाना चाहिए जी कंप्यूटर को। तो जब इंस्ट्रक्शन नहीं गया तो कुछ नहीं होगा। तो मैं आपसे बता रहा था कि इसको यहीं पर रहने देता हूं मैं, ठीक है। तो आप /n का इस्तेमाल करें, \n का इस्तेमाल कीजिए। तो हम चाहते हैं कि यहां से दूसरा लाइन यहां से शुरू हो। पहला लाइन में यहां लिखा है, फिर दूसरा लाइन में यहां लिखा है, तो आप \n यहां लगा देते हैं तो लाइन क्रिएट कर देगा नया और फिर ये प्रिंट हो जाएगा। या फिर हम इसको यहां लगा देते हैं, तो दोनों में से कहीं जगह लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दो लगा दिया तो 2 लाइन क्रिएट हो जाएगा, मतलब बीच में 1 लाइन खाली हो जाएगा। ये जो बटन है ये बिल्ड और रन एक साथ करने का बटन है। तो क्या चाहे तो आप बिल्ड करें फिर रन करें, या फिर एक साथ इसको दबा दे तो बिल्ड भी हो जाएगा, उसके बाद तुरंत में रन भी कर जाएगा। तो दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, बीच में 1 लाइन छूट गया। तो ये जो पहला जो प्रोग्राम हुआ वो हम लोग इस लाइन पे लाया। ये जो \n है इसने क्या किया, हमको इस लाइन में लाया, ठीक है। और उसके बाद जो फिर एक \n है उसने हमको फिर तीसरे लाइन में ले आया और दिस इज माय सेकंड लाइन, ये प्रिंट हो गया। तो और इसका जो एक्सक्यूशन टाइम था वो 0.003 सेकंड था, ठीक है। तो ये चीज है। दूसरा चीज हम देखते हैं यहाँ पर एक और है, इसको रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पर तो पहले से \n है। यहाँ पर हम लिखते हैं \t। तो अब देखिए \t का क्या काम है। अच्छा, \t के बारे में हम लोग देखेंगे बाद में, अभी छोड़ देते हैं \t को। अभी मेरे ध्यान में एक दूसरा चीज आ गई है अचानक से। \t का ऐसे इस्तेमाल हम लोग करते थे टैब के लिए, ठीक है।
इस्तेमाल करते हैं बैकस्लैश a का। हाँ, बैकस्लैश a, oh sorry, not single, बैकस्लैश a is used to produce a beep। ठीक है, तो थर्ड लाइन में चले जाते हैं और लिखते हैं प्रिंट एफ, और यहाँ पर हम क्या देना चाह रहे हैं, बैकस्लैश ए बैकस्लैश ए बैकस्लैश ए बैकस्लैश ए। ये 1 2 3 6 बैकस्लैश ए दिया है, यहाँ पर टर्मिनेट कर देते हैं, क्योंकि अगर टर्मिनेट नहीं करेंगे तो बिल्ड नहीं होगा। देखिए टर्मिनेट नहीं किया तो यहाँ पर दिखला दिया 1 एरर 1 वार्निंग, यहाँ से टर्मिनेट करें इसको पहले। तो ये था टर्मिनेशन। तो अब इसे हम बिल्ड और रन कर देते हैं, बिल्ड कर देते हैं, यहाँ पर कोई एरर नहीं, वार्निंग नहीं, और यहाँ से यस, ठीक है। तो ये था, तो आज के लिए इतना ही काफी है, ज्यादा नहीं बताएंगे वरना दिक्कत हो जाएगी, शुरुआत का दौर है। आप अपने सिस्टम के ऊपर कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल कर लीजिए और कुछ प्रोग्राम रन कीजिए। मैं आप अपने हिसाब से रन कीजिए, हेलो वर्ल्ड रन कीजिए, दिस इज अपना नाम रन कीजिए, या किसी भी तरह का मैसेज को आप लोग पॉपअप करवाइए, शो कराइए, डिस्प्ले कराइए। उम्मीद करते हैं कि आज आप सीख गए होंगे, दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने फेसबुक पर पेज लाइक नहीं किया तो पेज लाइक कीजिए, पेज का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और चैनल सब्सक्रिप्शन का भी लिंक आपके सामने वीडियो में ही आपको मौजूद होगा, वो दिख रहा होगा। अगर इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी देखिए। शुक्रिया आज के लिए, और कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद करते हैं कि तब तक आप लोग इस पर प्रैक्टिस कर चुके होंगे।